बीच में कोई गड़बड़ी हो जाए तो जैसे भी है, आप तो करते रहना, महेंद्र को देख के कटवा देते हैं। कुछ वजह से हो जाए ना स्टॉपेज किसी कारण से, एक बार मैं खुद अभी घूम रुक रहा हूँ 5 मिनट, हाँ देख लेना। 5 मिनट। हाँ तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज हमारा टॉपिक है जिसको हम शुरू कर रहे हैं। यानी कि इसका अर्थ होता है कर्ता और क्रिया का अनुबंध। यानी कि इनका आपस में एक समझौता होता है और उस समझौते के मुताबिक किसी वाक्य को बनाने में, बोलने में अथवा लिखने में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि भाई किस सब्जेक्ट के अनुसार कौन सी वर्ब आएगी। ये निश्चित है, जैसा सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार ही वर्ब आती है। इसका मतलब कोई रंग अथवा अन्य दूसरी चीजों का फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि उस कर्ता का क्रिया पर या उस कर्ता का किसी टेंस पर इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है कि आने वाला कर्ता एकवचन है अथवा बहुवचन है। ठीक है, एकवचन करता है तो एकवचन क्रिया ही आती है, बहुवचन करता है तो बहुवचन क्रिया ही आती है। कुछ ऐसे एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, जहां एकवचन कर्ता के साथ एकवचन क्रिया आती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जहां पर कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनके मुताबिक आपको दूसरी तरीके से वर्ब्स का प्रयोग करना पड़ता है। तो इनमें कुछ एग्रीमेंट्स बने हुए हैं, कुछ रूल बने हुए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, जिसमें आप कर्ता और क्रिया का जो अनुबंध होता है, जो इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होता है, उसे ध्यान रखना पड़ता है। इसका जो दूसरा नाम होता है वह है सिंटैक्स भी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास साइंस में, विज्ञान में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा होती है उसमें एस पी और डी एफ जो इसके क्लाउड्स होते हैं, या इनको ये कहें कि जो इनके ऑर्बिट्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार से चक्कर लगाता है उसमें एक निश्चित उनका विन्यास होता है, एक निश्चित उनका अनुक्रम होता है। ठीक उसी प्रकार से किसी वाक्य को बनाने में अथवा किसी टेंस के अनुसार वाक्य को बनाने में, लिखने में और बोलने में, तीनों स्थिति में पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना ये भी इसमें सम्मिलित है। यानी कि LSRW जो होता है किसी भाषा का कौशल जो होता है, L का मतलब लिखना, S का मतलब बोलना, R का मतलब पढ़ना और W यानी राइट यानी लिखना। तो इस स्थिति में सही कर्ता का प्रयोग सही वर्ब के साथ अथवा सही वर्ब का प्रयोग सही कर्ता के साथ करना होता है। इसे सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं, जैसे एक यहां पे लिखा हुआ है, जैसे राम खाली जगह कोष्टक में क्रिया है स्पीक और इंग्लिश और यहां पे लिखा हुआ है डेली। ये एक एग्जांपल है, इसके माध्यम से हम समझते हैं। राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, स्पीक यहाँ पे वर्ब है, इसकी सही फॉर्म का प्रयोग करना है। इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, डेली यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है, या ऐसा शब्द है जो टाइम को बताता है। किसको बताता है? टाइम को। अब जो टाइम को बताने वाला शब्द है, सबसे पहले तो हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने के लिए उसी को पकड़ेंगे कि जो समय को बताने वाला शब्द है वह एक ऐसा शब्द है जो जब हमने आपको टेंस बताए थे उसमें स्पष्ट था कि यदि किसी वाक्य में डेली, एवरीडे इस प्रकार के शब्द या टाइम एडवर्बियल्स आए तो वहां पे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना पड़ता है। तो डेली के अनुसार कौन सा टेंस लगेगा? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो आने वाली जो क्रिया है, वर्ब है कोष्टक में, उस क्रिया की सही फॉर्म का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। किसके अनुसार करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे राम है, वह सिंगुलर है, एक वचन करता है, और राम एक वचन करता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आने वाली वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम एस लगा देंगे, क्योंकि सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगेगा। अब इसका जो हिंदी अनुवाद होगा वह हो जाएगा राम स्पीक्स इंग्लिश डेली। राम प्रतिदिन अंग्रेजी बोलता है ना। ता है, ती है, प्रेजेंट सिंपल। इसका मतलब हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि आने वाला जो कर्ता था और जो वर्ब थी, उन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन हुआ है, जो तालमेल हुआ है, यही तालमेल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उस वाक्य में आने वाली अन्य दूसरे शब्दों अथवा कुछ पहचान के आधार पर भी नियत किया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, परिभाषा। सिंटैक्स
इसको हम वाक्य विन्यास या वाक्य की संरचना भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वाक्य विन्यास या वाक्य की संरचना भी कहते हैं। ठीक है ना जी। अर्थात पर्सन यानी कि कर्ता, नंबर यानी वचन, और जेंडर यानी लिंग, एवं टेंस में तारतम्यता का होना जरूरी है। यानी कर्ता एक वचन है तो एक वचन कर्ता के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और कर्ता यदि बहुवचन है तो बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। यदि स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है तो क्या उनका फर्क पड़ता है, यह चीज भी इसमें देखनी पड़ती है। और इसके अनुसार जो टेंस की वर्ब्स होती हैं उनका प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। फिर जब वाक्य में टेंस का प्रयोग करते हैं तो हमें यह देखना होता है कि टेंस प्रेजेंट है अथवा पास्ट है अथवा फ्यूचर है। इन तीनों टेंस में से किसी एक टेंस का प्रयोग आने वाली पहचान या इंडिकेशन के आधार पर किया जाता है सबसे खास बात यह है कि इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ड ऑर्डर जो होता है उसको सुनिश्चित करना पड़ता है। यानी कि आने वाले शब्दों का क्रम इसमें सुनियोजित होता है, जिसमें प्रीपोजिशन एक निर्धारित स्थान पे लगा होता है। प्रीपोजिशन जैसा कि इसके नाम से मालूम है, प्री प्लस पोजिशन, यानी कि एक ऐसा शब्द जिसका प्रयोग हम एक निश्चित स्थिति में कर्ता यानी कि संज्ञा अथवा सर्वनाम से पूर्व करते हैं। ठीक है ना। और यह जब संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले लगाया जाता है तो यह उसकी स्थिति को स्पष्ट करने का काम करता है। इसी प्रकार से क्रिया विशेषण का प्रयोग, ये ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में क्रिया की विशेषता बताते हैं। कंजंक्शन, सही नियत स्थान पर किसी वाक्य में किस कंजंक्शन का प्रयोग कहां पर करना है, तो वो होता है संयोजक, जो दो या दो से अधिक शब्दों को, वाक्यांशों को अथवा वाक्यों को मिलाने का काम करता है। तो ये तो थी इसकी आधारभूत कंसेप्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। अब देखिए यहाँ पे दूसरी प्रमुख बात है, ये बताने के बाद में दूसरी प्रमुख बात ध्यान रखनी है कि कर्ता और क्रिया के समझौते में या इसके अनुबंध में अगर कर्ता सिंगुलर है, अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन आएगी। तो क्रिया भी कैसी आएगी? एक वचन आएगी। अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी कैसी आएगी? बहुवचन आएगी। ये ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमारे को ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला नियम, पहला रूल। और जो पहला रूल है वह है हमारे को अभी जो एक आधारभूत बात आपको बताई थी इसमें बेसिक चीज, कि यदि कर्ता सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी, और यदि कर्ता यानी कि जो सब्जेक्ट है अगर वो प्लूरल है, बहुवचन है, तो क्रिया जो उस खालिस्तान में भरी जाने वाली है वह क्रिया भी बहुवचन ही होगी। ये दोनों बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और उसमें आने वाले कर्ता का नंबर अर्थात वचन, नंबर 2 इसमें जेंडर यानी लिंग को भी आपको ध्यान रखना है कि वह फेमिनाइन है यानी कि मस्कुलाइन है यानी कि पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है। तो जब वाक्य में कल्पना का भाव हो, यदि किसी वाक्य में कल्पना का भाव हो, सिर्फ इमेजिनेशन का, उसमें वास्तविकता नहीं हो, तो अथवा असंभव शर्त हो, तो ऐसे वाक्य में हम वर का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि इम्प्रोबेबल कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन, यदि किसी वाक्य में अगर ऐसी शर्त लगी हुई हो जो असंभावित हो, जो संभावित है ही नहीं, जो संभव नहीं है कि उसके आधार पर कोई कार्य पूरा हो जाएगा, तो ऐसे वाक्य में हम आने वाले सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पर ऐसा आप समझ सकते हैं कि असंभावित शर्त वाले जो वाक्य होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि काश मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं देश का राष्ट्रपति होता, यदि मैं कैबिनेट सेक्रेटरी होता। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो असंभावित शर्त वाले होते हैं, जहां आपके वो सब होने की, क्या होने की? नंबर 1 आपके कैबिनेट सेक्रेटरी होने की, नंबर 2 आपके प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति होने की संभावनाएं रिमोट हो चुकी हैं, और रिमोट क्या, लगभग खत्म हो चुकी हैं। तो वे असंभावित शर्त होती हैं। तो ऐसे वाक्य की जो शुरुआत होती है या तो इफ से होती है या कोई दूसरी स्थिति में शुरुआत होती है, तो उसमें आने वाले सब्जेक्ट के साथ में हम वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इफ, ये देखिए कंडीशनल है। इफ आई वर द चीफ मिनिस्टर, यदि मैं मुख्यमंत्री होता, तो आई के साथ में वैसे आता क्या है? वाज आता है,
लेकिन असंभावित शर्त है तो क्या आएगा, वर आएगा। यदि मैं मुख्यमंत्री होता। आई विश भी ऐसे वाक्यों की शुरुआत होती है। आई विश, मैं चाहता हूं, आई वर ए बर्ड, कि मैं एक पक्षी होता, तो आई के साथ में क्या लगा दिया, असंभावित शर्त के लिए वर। इसी प्रकार से वर शी एन एंजल, यदि वह एक देवदूत होती, शी वुड फ्लाई टू मी, तो वह मेरे पास उड़कर आती, है ना। तो यहाँ पे शी के साथ में भी वर का प्रयोग असंभावित शर्त के लिए हुआ है। इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि भाई शी के साथ में तो वाज आना चाहिए था, आपने वर कैसे लगा दिया। नेक्स्ट है आई विश, मेरा मानना है, आई वर ए बर्ड, कि मैं एक पक्षी होता या होती। तो ये आपकी जो संभावनाएं हैं वो खत्म हो गई हैं, जो यहाँ पे रिपीट हो गया है ये वाला सेंटेंस। दूसरा हमारा नियम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो देख लेते हैं हम। दूसरा नियम है भाई, इच्छा, अभिलाषा, आशीर्वाद के भाव वाले वाक्यों में बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। कोई बात में इच्छा व्यक्त करनी हो, कोई अभिलाषा हो या कोई आशीर्वाद हो, तो वहां पे आने वाले कर्ताओं के साथ में बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। जैसे गॉड है, तो गॉड तो सिंगुलर है, भगवान तो जो परम शक्ति है, चाहे वह ईश्वर के रूप में है, चाहे अल्लाह के रूप में है, चाहे रब के रूप में है, या प्रभु यीशु मसीह के रूप में है, या महावीर जैन के रूप में है, तो ऐसी स्थिति में वह सब एकात्म स्वरूप है, उसका एक ही आत्मा का स्वरूप है। तो गॉड यहाँ पे सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे नियम ये कह रहा है कि जब वाक्य में कोई इच्छा, आशीर्वाद अथवा अभिलाषा हो, तो ऐसे वाक्य में हम आने वाले कर्ता के साथ में हमेशा कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का, बहुवचन क्रिया का। तो ये देखिए, सेव यानी बचाना, गॉड सेव द पुअर, भगवान गरीबों को बचाए। द पुअर यहाँ पे पूरी गरीब जाति का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए गरीबों बोला जाएगा। तो यहाँ पे सेव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो वह बहुवचन होती है। कौन सा वचन होती है, बहुवचन होती है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं भाई इसके। नेक्स्ट है भाई इसका, लव लिव द मासेस, लव लिव द मासेस। लव देखिए यहाँ पे सिंगुलर है, प्यार का जो स्वरूप होता है वह एकात्म स्वरूप होता है, और लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो प्लूरल बहुवचन का स्वरूप होती है। लव लिव द मासेस यानी जनता। गॉड ब्लेस यू, ब्लेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गॉड सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इन वाक्यों के अंदर इच्छा अथवा आशीर्वाद का भाव प्रतीत होता है, तो आने वाले सब्जेक्ट के साथ में हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। गॉड ब्लेस यू विद ए पोस्ट, भगवान आपको एक पद दे, है ना। इस प्रकार से ये क्या है, आपके लिए कामना की जा रही है, तो कामना वाला वाक्य है। नेक्स्ट रूल है भाई, नीड एवं डेयर, ये दोनों जो होते हैं ये मॉडल होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, मॉडल वर्ब होती हैं। नीड एवं डेयर मॉडल्स के रूप में होने वाले सिंगुलर का प्रयोग होगा, ठीक है ना। यदि किसी वाक्य में आप नीड मॉडल का प्रयोग करते हैं अथवा डेयर मॉडल का प्रयोग करते हैं, तो उन दोनों ही वाक्यों में हम सिंगुलर के रूप में इसका प्रयोग करेंगे, या उसके साथ में आने वाला जो कर्ता होगा वह एक वचन होगा। वह कैसा होगा, एक वचन होगा, और बहुवचन भी हो सकता है। जैसे शी नीड नॉट टू गो देयर, उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। शी तो सिंगुलर है, नीड यहाँ पे बहुवचन, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो बहुवचन है, लेकिन मॉडल है तो ये सिंगुलर हो गया। यहाँ पे कैसा स्वरूप माना जाएगा इसका जो फॉर्मेट होगा वह सिंगुलर या एक वचन ही माना जाएगा। शी नीड नॉट गो देयर, उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, वन नीड नॉट टू राइट मच, किसी को ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, किसी को भी, यानी कि एनीबडी, सिंगुलर के रूप में। डेयर शी अपोज यू, क्या वह तुम्हारा विरोध करने का साहस कर सकती है, ठीक है ना। क्या वह आपका विरोध करने का दुस्साहस रखती है, तो डियर के साथ में सिंगुलर है, तो इधर भी ये सिंगुलर का रूप ही मानी जाएगी। तो जब वाक्य में नीड और डेयर मॉडल आए तो वे सिंगुलर का ही रूप होते हैं, उनको सिंगुलर रूप में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल है भाई, जब दो अलग अलग नाउन, जब दो अलग अलग संज्ञाएं क्या
जब दो संज्ञाएं हों और दोनों ही अलग अलग हों, एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए जब ये प्रयुक्त होने लगे तो वर्ब सिंगुलर आएगी। वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। जब संज्ञाएं कितनी हों? संज्ञा दो हो लेकिन एक का ही प्रतिनिधित्व करें, एक के लिए ही प्रतिनिधित्व करें। जैसे मैं कहूं कि भाई किसी कॉलेज में जो फिजिक्स का प्रोफेसर है या इंग्लिश का जो प्रोफेसर है वह ही प्रिंसिपल है, तो द प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल। इस स्थिति में देखो मेरे बोलने का तरीका, प्रोफेसर के पहले मैंने द बोला है, द प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पहले दा नहीं लगाया है, तो ये एक जाति का प्रतिनिधित्व करता है, एक के लिए प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन अगर इसको ऐसा बोला जाए द प्रोफेसर एंड द प्रिंसिपल, तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, वहां बहुवचन क्रिया लगेगी। तो उदाहरण देखते हैं, द पोएट यानी कवि, एंड और पेंटर। यहां पे पोएट के पहले द डेफिनिट आर्टिकल है लेकिन पेंटर के पहले द डेफिनिट आर्टिकल नहीं है, तो द पोएट एंड द पेंटर होता तब तो यहाँ पे हैव में से हैव लग जाता, लेकिन यहाँ पे चूंकि इसके समान द डेफिनिट आर्टिकल नहीं है तो हैव में से किसका प्रयोग किया? हैज का। इसका मतलब क्या हुआ कि वह व्यक्ति जो कवि है वह पेंटर भी है ना? समझ गए ना? या जो पेंटर है वह कवि भी है। द पोएट एंड पेंटर, वह कवि पेंटर जो है मर चुका है, ठीक है ना? नेक्स्ट है द क्लर्क एंड काउंसलर। द क्लर्क एंड काउंसलर, तो द क्लर्क, क्लर्क के पहले द है, काउंसलर के पहले नहीं है, इसका मतलब ये दोनों पद एक ही व्यक्ति के पास हैं। तो लिपिक और जो काउंसलर है, लिपिक जो काउंसलर है वाज प्रेजेंट, यहाँ पे वाजवर में से कौन सी वर्ब का प्रयोग किया है? वाज का, एक वचन को बताने के लिए। द क्लर्क एंड काउंसलर वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, कि जो क्लर्क काउंसलर था वह मीटिंग में उपस्थित था। इसके बाद में नेक्स्ट है भाई जो इनकी विपरीत है, इनमें तो क्या है, एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे दोनों पद, लेकिन अब दोनों अलग अलग पदों को दो अलग अलग व्यक्तियों को लिए जब प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तो आने वाली जो वर्ब है वह बहुवचन हो जाएगी। जैसे पहले वाले उदाहरण के आधार पर द पोएट एंड द पेंटर, कि कवि और जो पेंटर है हैव डाइड, वो दोनों मर गए हैं। आप कहेंगे भाई ये कैसे आपने हैव लगा दिया? भाई द पोएट, पोएट के पहले द है और पेंटर के पहले द है, ये जो द है दोनों को अलग अलग वैशेषिक रूप से बता रहा है, विशेष रूप में बता रहा है। द पोएट एंड द पेंटर हैव डाइड, यानी कि कवि और जो पेंटर थे वो दोनों मर गए हैं। द क्लर्क एंड द काउंसलर, क्लर्क और काउंसलर वर प्रेजेंट, दोनों ही उपस्थित थे इन द मीटिंग, यानी मीटिंग में। इस प्रकार से ये नियम जो दो अलग अलग नाउन्स के लिए हो और दो का अलग अलग प्रतिनिधित्व करे तब तो आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग, और यदि सिंगुलर एक ही के लिए प्रतिनिधित्व करे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है भाई हमारा रूल कि जब दो नाउन, जब दो संज्ञाएं एक जैसा भाव रखें तो वर्ब वहां पे सिंगुलर होगी। दो अलग अलग जब संज्ञाएं हों, जब संज्ञाएं अलग अलग हों, अलग अलग हों, परंतु दो संज्ञाएं अलग अलग हों परंतु एक भाव व्यक्त करें, एक भाव व्यक्त करें, एक भाव व्यक्त करें, तो आने वाली जो वर्ब होगी वह सिंगुलर या एकवचन होगी। तो आने वाली क्रिया कैसी होगी? एकवचन क्रिया होगी। ये ध्यान रखने का नियम है, ठीक है ना? जैसे द स्कीम एंड प्लान, ये देखो यहां पर द स्कीम एंड प्लान, द स्कीम, स्कीम के पहले द है, प्लान के पहले नहीं है, तो ये सिंगुलर का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों चीजें एक के लिए हैं। द स्कीम एंड प्लान ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी का, डिफर्स यानी अलग है, डिफर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में एस लग गया है, ये सिंगुलर बता रहा है। इसके पहले दा है एंड लगकर, लेकिन इसके पहले नहीं है, इसका मतलब योजना और जो तरीका है मेरी जिंदगी का वो आपसे अलग है, आपसे अलग दिखाई देता है। हिज अथॉरिटी एंड कमांड, उसका अधिकार और उसका जो आदेश है, इज इंडीड, वास्तव में है, ग्रेट यानी महान। तो यहां पर भी हिज अथॉरिटी एंड हिज कमांड नहीं होकर के ये दोनों ही जो संज्ञाएं हैं, अथॉरिटी एंड कमांड, ये दोनों क्या है, एक जैसा भाव रख रही हैं कि उसका अधिकार और उसकी जो भावना है आदेश देने की वह वास्तव में महान है। यानी जब किसी वाक्य का भावार्थ बनाना सीख जाएंगे,
जब आप लिखे हुए वाक्य को, जो अंग्रेजी का वाक्य लिखा है, उसको सही से बोलने का प्रयास करेंगे तो ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट रूल पे चलते हैं भाई। एक और एग्जाम्पल है इसका, इसे भी देख लेते हैं। द बेनिफिट एंड एडवांटेज, कि द बेनिफिट यानी लाभ, एंड एडवांटेज यानी फायदे, फ्रॉम दिस बिजनेस यानी इस व्यवसाय के, इज एनॉर्मस यानी विशाल है। लेकिन यहां पर द एडवांटेज होता तो इस प्रकार से बोला जाता, यहां नहीं है, केवल एक जगह द डेफिनेट आर्टिकल लगा है, तो इसको जब बोलेंगे तो ऐसा बोला जाएगा, द बेनिफिट एंड एडवांटेज, कि जो इसका जो फायदा है, एंड एडवांटेज, द बेनिफिट एंड एडवांटेज, द बेनिफिट एंड एडवांटेज, की जो फायदा है वह इस व्यवसाय का वो बहुत विशाल है, इसलिए इज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, जब दो संज्ञाएं एक वाक्यांश की तरह प्रयुक्त हों, वाक्यांश को अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेज। क्या कहते हैं? फ्रेज। कि जब दो संज्ञाएं एक वाक्यांश की तरह, फ्रेज की तरह काम में ली जाएं तो उनके साथ में जो वर्ब होगी वह भी सिंगुलर अथवा एकवचन होगी। कैसी होगी? एकवचन होगी। वाक्यांश की तरह प्रयुक्त करने का मतलब है, जैसे मैं कहूं कि मक्खन और रोटी, इसी प्रकार से धीमा लेकिन सतत, और धीमा और लगातार, मक्खन और रोटी, ये एक दूसरे के क्या है? संपूरक हैं। और ऐसा जब वाक्यांश हो तो वहां पर आने वाले वाक्य में वर्ब कौन सी होगी? एकवचन होगी। अंग्रेजी के अंदर जैसे ये बना हुआ है एक वाक्यांश, ब्रेड एंड बटर, कि मक्खन और रोटी इज ए गुड ब्रेकफास्ट, एक अच्छा नाश्ता होता है। जब किसी वाक्य में ब्रेड एंड बटर लिखा हो, आगे आने वाला खालिस्तान अगर आपसे वर्ब भरवाए तो सिंगुलर भर देना। नेक्स्ट है स्लो एंड स्टेडी, लगातार और धीमा चलने वाला रेस जीतता है। आप नियम से ज्यादा इसके भावार्थ पे ध्यान दीजिए, भावार्थ समझिए। जो हिंदी अनुवाद है, हिंदी अनुवाद को करने का प्रयास कीजिए। जब आप में ये कैलिबर आ जाएगा हिंदी अनुवाद करने का, उस दिन से आपको इसकी परेशानी 70% सोल्व हो जाएगी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि धीमा और लगातार चलने वाला रेस दौड़ जीतता है। ता है, ती है, जीतता है, बोलने में ही पता चल रहा है कि सिंगुलर है, एकवचन है। नेक्स्ट है अर्ली टू बेड, जल्दी सोना, अर्ली टू राइज, जल्दी उठना। ए गुड हैबिट, एक अच्छी आदत है, एक अच्छी आदत है। यहाँ पे देखिए एक अच्छी आदत है, इसका मतलब सिंगुलर। और यहाँ पे देखिए एक गुड ब्रेकफास्ट सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब। द रेस एक वचन है, इसलिए सिंगुलर वर्ब। एक गुड हैबिट, एक अच्छी आदत, इसलिए सिंगुलर वर्ब। इन सभी में एक वचन को टारगेट किया जा रहा है, एक वचन के लिए बात कही जा रही है। नेक्स्ट है पेन एंड इंक, कि जो पेन और इंक यानी स्याही जो होती है, नीडेड बाय मी, मेरे द्वारा उसकी जरूरत है। मांगने वाला कौन है? सिंगुलर है। और खास बात यह है, एक वाक्यांश है कि पेन और जो स्याही है वह मेरे द्वारा चाही गई है। तो ऐसे जब वाक्यांश हो यदि परीक्षा में, तो आने वाली वर्ब उनके साथ कैसी होती है? सिंगुलर होती है। नेक्स्ट रूल है भाई कि ईदर और नीदर नोर के साथ जो वर्ब होती है वह सिंगुलर लगती है। यदि किसी वाक्य में ईदर और नीदर नोर जैसे डिटरमिनर काम में लिए जाएं, यदि किसी वाक्य में डिटरमिनर यदि ईदर अथवा और हो अथवा नीदर और नोर हो, तो ऐसे वाक्य में आपको जो वर्ब लगानी है वह सिंगुलर होगी, एक वचन होगी। जैसे ईदर यू, या तो आप, और ही, अथवा वह अक्यूज्ड यानी दोषी है। अक्यूज्ड का मतलब क्या होता है? दोषी। ठीक है, कि या तो तुम या फिर वह क्या है? दोषी है। तो यहाँ पे ही जो है वह सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में वर्ब भी कैसी लगा दी हमने? सिंगुलर लगा दिया। दूसरा है नीदर ही, ना तो वह नॉर शी और ना ही वह, ये भी किसी एक लड़की के लिए प्रयुक्त हुआ है जो सिंगुलर है, इसलिए इनके लिए जो वर्ब प्रयुक्त की जाएगी वह सिंगुलर होगी। नीदर ही नॉर शी इज रिस्पॉन्सिबल, ना तो वह ना तुम दोषी हो। नो मैन और वुमेन, ना तो कोई आदमी और ना ही कोई औरत वॉज प्रेजेंट देयर, वहां पर उपस्थित था। अब
ये इनके भावार्थ भी हमने बता दिए, वर्ब कैसे लगाई गई है ये भी बता दी। लेकिन इसमें एक ही चीज आपको जो दिमाग में रखनी है वह यह है कि जब किसी वाक्य में नीदर नोर और ईदर और से वाक्य शुरू होता है तो उस वाक्य में आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी, एक वचन होगी। इसका एक अपवाद है, देखिए अपवाद स्वरूप इसके कुछ उदाहरण है कि नीदर द प्रिंसिपल, ना तो प्रिंसिपल नॉर द प्रोफेसर्स वर प्रेजेंट इन द हॉल। अब इसमें आपको क्या समझना है, देखो कि पहले वाले नीदर के साथ लगे हुए सब्जेक्ट को देखें तो ये सिंगुलर है, नॉर के साथ लगा हुआ जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, इसलिए आने वाली क्रिया भी कौन सी हो गई, बहुवचन। तो यहां मैं आपको बता रहा था गोले गाले घर के कि ईदर यू और ही एक वचन है, नीदर ही नॉर शी एक वचन है, नो मैन और वुमेन ये एक वचन है, इसलिए एक वचन क्रिया ही है। लेकिन नीदर द प्रिंसिपल नॉर द प्रोफेसर्स, प्रोफेसर्स जो है यहाँ पे बहुवचन है, इसलिए आने वाली क्रिया भी कौन सी हो गई, बहुवचन। रीमा एंड और हर फ्रेंड्स, रीमा और उसके दोस्त आर अक्यूज्ड यानी दोषी हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुवचन है, इसलिए आने वाली क्रिया भी कैसी है, बहुवचन है। और वैसे जनरली इनका जब भावार्थ हिंदी अनुवाद निकालेंगे तो भी उसमें बहुवचन का बोध होता है कि रीमा और उसके मित्र दोषी हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ना तो प्रिंसिपल और ना ही प्रोफेसर्स हॉल में उपस्थित थे, इसका मतलब बहुवचन है, ठीक है। नेक्स्ट रूल है भाई समूहवाचक संज्ञा, कि ऐसी संज्ञा जिससे किसी समूह का बोध हो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कैसी नाउन कहते हैं, कलेक्टिव नाउन, जो किसी समूह के रूप में जाति का प्रतिनिधित्व करे। तो जैसे ऐसी जो समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं उनमें होती है कमेटी यानी कि एक समिति, समिति में समूहवाचक उसको इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे आर्मी, आर्मी के अंदर बहुत सारी सैनिक बटालियन होती हैं। सोसाइटी, समाज, जिसमें बहुत सारी जातियां और पंथ के लोग रहते हैं। मॉब यानी भीड़, भीड़ के अंदर भी तरह तरह के लोग होते हैं। पार्लियामेंट यानी संसद, संसद में भी बहुत सारे सांसद और अन्य दूसरे अधिकारी बैठते हैं। इसी प्रकार से असेंबली, विधानसभा, जो ठीक इसी की तरह है। क्राउड यानी भीड़, भीड़ का कोई एक निश्चित मुखौटा या नहीं जाति नहीं होती है, बल्कि उसके अंदर बहुत तरह तरह के लोग होते हैं। क्रू, क्रू होता है पायलट दल, जिसके अंदर बहुत सारे पायलट लोग होते हैं, टेक्निकल टीम होती है। इसी प्रकार से स्टाफ, स्टाफ के अंदर महिला, पुरुष और अलग अलग पदों वाले व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। जब ये सब, अगर इनमें से कोई सी भी संज्ञा एक इकाई के रूप में प्रयुक्त हो, जब इनमें से किसी संज्ञा का प्रयोग एक ऐसे रूप में प्रयुक्त किया जाए जो एकात्म का या एकत्व का प्रतिनिधित्व करे, एकत्व को बताए। एकत्व का मतलब होता है एक होने को बताए या एक के लिए प्रतिनिधित्व करे, तो आने वाली जो वर्ब होगी वह एक वचन होगी। तो वो क्रिया भी कैसी होगी, एक वचन। जैसे उदाहरण देखिए, द पार्लियामेंट, संसद ने, हैज पास्ड यानी पास कर दिया है, द बिल यानी बिल को, संसद ने बिल को पास कर दिया। संसद बिल को कब पास करती है, जब पूरी संसद के सदस्य एक होते हैं अथवा मेजोरिटी में, बहुमत में होते हैं। तो जो बहुमत होता है तब वो सब एक हो जाते हैं, और जब एक हो जाते हैं तो उनका एकमात्र जो टारगेट होता है, जो ध्येय होता है, वह होता है बिल को पास करना और कानून बनाना। इसका मतलब उसका ध्येय जो था वह क्या था, कि वह वहां पर क्या था, एक इकाई का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इसलिए यहाँ पे आने वाली वर्ब कौन सी हो गई, सिंगुलर, एक वचन। नेक्स्ट है आर्मी वाज डिप्लॉयड, सेना को लगाया गया, एट द बॉर्डर यानी सीमा पर, जो सेना थी उसको सीमा पर लगा दिया गया। इसका मतलब सभी को एक ही टारगेट दिया गया और वो टारगेट था सीमा के ऊपर डिप्लॉयमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट है द असेंबली यानी विधानसभा, इज इन सेशन यानी कि सत्र चल रहा है, ऑन द किसान बिल यानी किसान बिल पर, विधानसभा का किसान बिल पर सत्र जारी है ना। तो यहाँ पे जो इज है वह सिंगुलर है, वह कैसा है, सिंगुलर है, एक वचन है। और पूरी विधानसभा के अंदर एक ही टारगेट है, वो टारगेट क्या है, किसान बिल है। और जब एक ही चीज के लिए प्रतिनिधित्व हो रहा है तो वर्ब भी कैसी लगेगी यहाँ पर, सिंगुलर या एक वचन। नेक्स्ट है द ज्यूरी, द ज्यूरी यानी कि न्यायिक दल, हैज टेकन यानी ले लिया है, ए यूनानिमस डिसीजन, एक निर्विरोध निर्णय। तो ज्यूरी जो है उसने क्या किया, सबसे महत्वपूर्ण काम, यूनानिमस डिसीजन
यानी कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। तो सर्वसम्मति का निर्णय होता है वह किसी एक कार्य के लिए लिया जाता है अथवा बहुत सारे कामों में सहमति लेने के लिए किया जाता है, और जब सहमति हो जाती है तो सभी का भाव एक समूह में चलता है, और जब समूह में चलता है तो वहां पर आने वाली क्रिया कौन सी होगी? सिंगुलर होगी। नेक्स्ट है द क्राउड यानी भीड़ वाज प्रोटेस्टिंग, विरोध कर रही थी एट जंतर मंतर, जंतर मंतर पर। भीड़ जंतर मंतर पर विरोध कर रही थी। इसका मतलब जो भीड़ थी उसका टारगेट कहां था? जंतर मंतर पर विरोध करना। तो ये एक चीज का प्रतिनिधित्व कर रही थी भीड़, इसलिए यहां पर आने वाली क्रिया कैसी हुई है? सिंगुलर हुई है। नेक्स्ट हमारा रूल है भाई, वह है इसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसके एक्सेप्शन के रूप में, अपवाद के रूप में जुड़ा हुआ है पूर्ववर्ती नियम का, कि परंतु समूहवाचक जब संज्ञा होती है, जो कलेक्टिव नाउन होती है, क्राउड है, पार्लियामेंट है, असेंबली है, कमेटी है, ये सब जब विभाजित प्रतीत हो, जब ऐसा लगे कि भाई जैसे कहा गया कि भाई संसद में किसान बिलों पर चर्चा चल रही है ना, तो चल रही है किसान बिलों पर, टारगेट किसान बिल था, लेकिन जब ऐसा कहा जाए कि संसद पर किसान बिलों पर प्रतिरोध जारी था, है ना, तो वहां पर क्या था कि जो पार्लियामेंट थी वो अपने डिसीजंस में डिवाइडेड थी, बटी हुई थी। तो ऐसा जब विभाजन प्रतीत हो तो वहां पर जो अभी तक क्रिया आप सिंगुलर लगा रहे थे एक के प्रतिनिधित्व के लिए, लेकिन अब वहां पर जो क्रिया लगेगी वो कैसी होगी? बहुवचन होगी। कैसी होगी? बहुवचन होगी। जैसे एक एग्जाम्पल है, द ज्यूरी यानी न्यायिक दल वर डिवाइडेड यानी बटा हुआ था ऑन द इश्यू ऑफ कॉलेजियम, कॉलेजियम के मुद्दे पर, कि जो न्यायिक दल था या जो संवैधानिक पीठ थी वह कॉलेजियम के मुद्दे पर बटी हुई थी, यानी कि उसमें से कुछ न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अलग डिसीजन दे रहे थे, कुछ उसके खिलाफ और कुछ उसके पक्ष में दे रहे थे। इसी प्रकार से द ऑडियंस यानी श्रोता ओवर गेटिंग यानी प्राप्त कर रहे थे, पजल्ड यानी विस्मित होना, कि जितने भी श्रोता थे वो विस्मित थे। वो क्या थे? विस्मित थे या परेशान थे या हतप्रभ थे। जो श्रोता थे वो हतप्रभ, मिश्रित, परेशान थे, है ना। तो इस प्रकार से ये अपने आप ही मालूम हो गया, द ऑडियंस वर गेटिंग पजल्ड, कि श्रोता था वह विभाजित था, परेशान था, उसे जो उसके अनुसार जो चीज प्राप्त होनी चाहिए थी वह नहीं मिल रही थी। नेक्स्ट है, जब संज्ञा एक निश्चित मात्रा अथवा संख्या को व्यक्त करे, कोई ऐसी संज्ञा जो एक निश्चित मात्रा को बताए, एक निश्चित मात्रा उसमें हो, जैसे मैं कहूं 5 किलो लीटर, 10 किलोग्राम, तो उसके बारे में अगर मैं ये कहूं 5 किलोलीटर या 10 ग्राम के बारे में कि यह एक बड़ी मात्रा है अथवा एक बड़ी राशि है, 10,000 एक बड़ी राशि है, इसका मतलब वह एक ही चीज के बारे में बता रहा है, एक निश्चित मात्रा को व्यक्त कर रहा है, 10,000। तो वहां पे जो वर्ब होगी वो एकवचन या सिंगुलर होगी। इसका आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे 10 किलोग्राम्स यानी कि 10 किलोग्राम, इज नॉट ए हैवी वेट, इज नॉट यानी नहीं है, ए हैवी वेट, ये देखो ये एक का, ये जो है 10 किलोग्राम, हालांकि दिखता बहुवचन है, लेकिन यहां पे इसका जो कहने का तात्पर्य है वो है एक बड़ा वजन। एक बड़ा वजन क्या हो गया? सिंगुलर एक वचन हो गया। तो 10 किलोग्राम एक बड़ा वजन या भारी वजन नहीं है, इसका मतलब सिंगुलर रूप इसका प्रतीत होता है। तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है 5 माइल्स यानी कि 5 मील। अब 5 मील तो प्लूरल है वैसे तो, लेकिन जब इसको समूह के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा, 5 माइल्स इज नॉट ए बिग डिस्टेंस, ये देखो ए बिग डिस्टेंस, जैसे इस वाक्य में ए हैवी वेट एक बड़ा वजन, ए बिग डिस्टेंस एक बड़ी दूरी, एक बड़ी दूरी एक बड़ा वजन, ये सिंगुलर को बताते हैं। तो 10 किलोग्राम एक बड़ा वजन नहीं है, 5 मील एक बड़ी दूरी नहीं है, 5 मील की दूरी क्या नहीं है? बड़ी नहीं है। तो इज यहां पे क्या है? सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि इससे किसी एक निश्चित मात्रा अथवा संख्या का मालूम होता है। ए बिग डिस्टेंस एक बड़ी दूरी, इसका मतलब एक निश्चित मात्रा है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है भाई, इसी में जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुवचन का जब बोध हो,
जब किसी संख्या अथवा मात्रा से एक निश्चित अमाउंट में बहुवचन का बोध हो तो वहां पर क्रिया भी बहुवचन या प्लूरल लगेगी। कैसी क्रिया लगेगी? प्लूरल वर्ब लगेगी, बहुवचन क्रिया लगेगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 15 ईयर्स 5 वर्ष, 15 ईयर्स यानी कि 15 वर्ष, सॉरी 15 ईयर्स 15 वर्ष हैव पास्ड यानी बीत चुके हैं, गुजर गए हैं, 15 साल गुजर गए हैं। आम बोलचाल में कई बार ऐसा होता है ना कि तब से लेकर अब तक 20 साल गुजर गए हैं, तो 15 ईयर्स हैव पास्ड, 15 साल गुजर गए हैं। अब जो 15 साल है इससे बोध होता है बहुवचन का। किसका बोध होता है? बहुवचन का। इसलिए वर्ब कौन सी प्रयुक्त की है? बहुवचन। इसी प्रकार से 10,000 रुपीज 10,000 रुपये और चार्ज यानी चार्ज किए गए या 10,000 रुपए भुगतान किए गए या 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, तो यहाँ पर 10,000 जो अमाउंट है ये बहुवचन का बोध कराती है। इसलिए यहाँ पे वर्ब जो है वह वर लगाई गई है जो बहुवचन को बताती है। नेक्स्ट है भाई फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज, बिलियर्ड्स, इनिंग्स, वेजेज। देखिए, यदि बोलते समय, लिखते समय, एग्जाम में आंसर करते समय किसी सेंटेंस में ये सब लिखे हों, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज, बिलियर्ड्स, इनिंग्स, वेजेज, इनमें से यदि कोई हो तो उसके साथ में जो वर्ब आती है वह हमेशा कैसी होती है? सिंगुलर होती है, एक वचन होती है। ये जनरली अगर आप एक बार अपने दिमाग में, माइंड मैप में फिट कर लेंगे तो आप भूल नहीं पाएंगे। जैसे न्यूज यानी समाचार, इज ऑथेंटिक यानी बिल्कुल सही है, तो न्यूज यहाँ पे कैसा बताया गया है? एक वचन। ये जो होते हैं ना, फिजिक्स एस लगा हुआ है लेकिन फिजिक्स का मतलब क्या होता है? एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होता है, न्यूज एक समाचार होता है, बिलियर्ड्स एक खेल है, एक ही खेल है, इनिंग्स एक पारी होता है, वेजेज मजदूरी होती है। तो ये सब चीजें जो अपने आप ही आपको बोलते समय महसूस कराती हैं कि वे एक वचन है, इसलिए उनके साथ में वर्ब कौन सी लगेगी? एक वचन। इसी प्रकार से बिलियर्ड्स है, बिलियर्ड्स एक खेल है इसलिए इसके साथ में भी इज लगेगा। बिलियर्ड्स इज वेरी क्यूरियस, कि जो बिलियर्ड्स का खेल है वह बहुत ही उत्सुकता वाला है। इसी प्रकार से इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे फिजिक्स इज माइंडफुल सब्जेक्ट, फिजिक्स दिमाग वाला या दिमाग की एक्सरसाइज कराने वाला सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स एक सिंगुलर है भाई। माई वेजेज यानी मेरी मजदूरी, इसका मतलब मेरी मजदूरी यानी मैं एक अकेला आदमी हूं, तो वर्ब कौन सी लग गई? इज लग गई। माई वेजेज इज गुड, मेरी मजदूरी अच्छी है। आर्म्स, आर्म्स जो होता है इसका मतलब क्या होता है? एल्म्स का मतलब क्या होता है? भीख। इज डिमांडेड यानी मांगी जाती है, एवरीवेयर यानी हर जगह, हर जगह कुछ ना कुछ मांगा जाता है, इसका मतलब सिंगुलरिटी का बोध होता है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रूल है भाई कि जब वाक्य में ईच और एवरी हो, जब वाक्य में क्या हो? ईच अथवा एवरी हो, तो इनके साथ में वर्ब कैसी लगती है? एक वचन लगती है। जब किसी वाक्य में ईच हो अथवा एवरी हो तो उसके साथ में एक वचन क्रिया लगती है। जैसे ईच मैन प्रत्येक आदमी, एन वुमेन और औरत, हैज टू कम यानी आना होगा। प्रत्येक आदमी और औरत को आना होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ईच था, ईच का प्रतिनिधित्व सिंगल वर्ब करती है। इसका मतलब पता चला कि जब वाक्य में ईच अथवा एवरी हो तो आने वाली जो वर्ब होगी वह भी सिंगुलर होगी। नेक्स्ट है एवरी मैन वुमेन, प्रत्येक आदमी और औरत, एंड चाइल्ड और बच्चा, वाज हैप्पी यानी प्रसन्न था। ऑन 26 ऑफ जनवरी, 26 जनवरी को हर बच्चा, औरत और महिला 26 जनवरी को खुश था। क्या था? खुश था, सिंगुलर। ईच मैन एंड एवरी फीमेल, प्रत्येक आदमी और हर एक औरत, वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द लॉ, LAW है यहां पर, और प्रोटेस्टिंग ये दोनों मिले हुए हैं, इसको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ईच मैन एंड एवरी फीमेल वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द लॉ, कि प्रत्येक महिला और पुरुष उस कानून के खिलाफ विरोध कर रहा था। भावार्थ से ही मालूम चलता है कि वर्ब कौन सी आनी चाहिए? एक वचन आनी चाहिए। कर रहा था, रही थी, तो ये सिंगुलर है, एक वचन है। नेक्स्ट रूल है भाई डजन, मिलियन, पीपल, जेंट्री, पुलिस, कंपनी, क्लर्गी, इन्फेंट्री, ये सभी प्लूरल नाउन होते हैं, ये बहुवचन संज्ञाएं होती हैं। डजन यानी दर्जन, इसका मतलब 12, मिलियन 10 लाख, पीपल बहुत बड़ी संख्या में लोग, जेंट्री पुलिस, कंपनी पुलिस में भी बहुत सारे लोग, कंपनी में बहुत सारे लोग, क्लर्गी यानी कि पादरी व्यक्ति जो होते हैं, इन्फेंट्री पैदल सेना, सेना में बहुत सारे लोग होते हैं। इसलिए ये जो शब्द होते हैं
जैसे अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, वेजेज ये सब सिंगुलर होते हैं, ऐसे ही कुछ अंग्रेजी के ऐसे शब्द होते हैं जैसे डजन, मिलियन, पीपल, जेंट्री, पुलिस, कंपनी, क्लर्क, इन्फेंट्री, ये बहुवचन संज्ञाएं होती हैं। कौन सी संज्ञाएं होती हैं? बहुवचन। इसलिए इनके साथ में जो वर्ब काम में ली जाती है वह बहुवचन संज्ञा ही होती है। वह कौन सी संज्ञा होती है? बहुवचन संज्ञा होती है। उदाहरण यहां पे आप इनका देख सकते हैं, जैसे द कैटल यानी मवेशी। मवेशी का मतलब कोई व्यक्ति है जो जाता है खुले खेतों के अंदर, वहां चरागाह हैं, वहां पास्चर हैं, और वहां देखता है कि मवेशी चर रहे हैं। मवेशी, मवेशी चर रहा है, ये गलत है। आप ऐसे कहेंगे मवेशी चर रहे थे और गडरिये वहां आराम कर रहे थे, तो मवेशी चर रहे थे इसका मतलब बहुत सारे पशु, बहुत सारे जानवर, तो वो बहुवचन हो गया। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, कि जो मवेशी हैं वह खेतों में चर रहे हैं, तो ये बहुवचन है कैटल। द पीपल यानी जनता, बहुत सारे लोग, ऑफ शेरगढ़ यानी शेरगढ़ के, वर हैप्पी यानी प्रसन्न थे, शेरगढ़ के लोग बहुत प्रसन्न थे। ठीक है ना। इसी प्रकार से ए डजन, एक दर्जन, वर किल्ड यानी मार दिए गए, इन्हें स्टैम्पेड या मर गए, स्टैम्पेड यानी भगदड़, एक दर्जन लोग कम से कम भगदड़ में मारे गए। अपने आप ही इसके भावार्थ से मालूम होता है कि ये बहुवचन है, इसलिए यहां पे क्या है? वर। नेक्स्ट है हमारा नियम कि दो सब्जेक्ट्स जब दो कर्ता, जब क्या हो? दो कर्ता नॉट ओनली और बट आल्सो से जुड़े हों, ना केवल बल्कि, इसका मतलब होता है ना केवल बल्कि। दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो जो वर्ब जो होती है, जो क्रिया इनके साथ में प्रयुक्त की जाती है उस वाक्य में, वह पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। यानी कि जहां वर्ब भरी जानी है उसके पास में कौन सा सब्जेक्ट है, यदि वह सब्जेक्ट एकवचन है तो एकवचन क्रिया लगेगी, यदि बहुवचन है तो बहुवचन क्रिया लगेगी। उदाहरण देखिए, नॉट ओनली आरपीएससी बट ऑल्सो। अब इसके साथ में जो वर्ब है इसको देखो, नॉट ओनली आरपीएससी बट ऑल्सो मेंबर्स। मेंबर्स क्या है? मेंबर यानी एकवचन और मेंबर्स यानी बहुवचन। तो इसका मतलब नियमानुसार एक क्लियर हो गया कि इसके अनुसार वर्ब भरी जाएगी, ये बहुवचन है तो क्रिया भी कैसी होगी? बहुवचन होगी। नॉट ओनली आरपीएससी बट ऑल्सो मेंबर्स आर कंफ्यूज्ड इन दिस मैटर, इस मुद्दे पर संशय की स्थिति में है कि ना केवल आरपीएससी बल्कि उसके जो सदस्य हैं, माननीय सदस्य, वो भी इस मुद्दे पर संशय की या कहें कि संदेह की स्थिति में है। इसी प्रकार से है, देखिए नेक्स्ट उदाहरण इसके लेते हैं हम। नेक्स्ट है भाई, इसका एग्जांपल है नॉट ओनली द प्रिंसिपल, ना केवल प्राचार्य, बट ऑल्सो, यहां पे देखिए बट ऑल्सो द प्रोफेसर्स, ये बहुवचन है प्रोफेसर्स। अगर एस नहीं होता तो सिंगुलर होता, लेकिन अब जब एस आया है तो बहुवचन हो गया है। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द प्रोफेसर्स, ना केवल प्रिंसिपल बल्कि जो प्रोफेसर्स हैं वर इन्वॉल्व यानी सम्मिलित थे, इन व्यापम स्कैम यानी व्यापम घोटाले में, जो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा घोटाला था, कि ना केवल प्रिंसिपल बल्कि जो प्रोफेसर्स थे वे व्यापम घोटाले में सम्मिलित थे, है ना। इसके भावार्थ से, इसके हिंदी अनुवाद से मालूम होता है कि इसमें बहुवचन क्रिया का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है नॉट ओनली दे, ना केवल वे लोग, बट ऑल्सो शी। यहां पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसके बाद में है खालिस्तान, तो इसके अनुसार वर्ब लगेगी, न केवल वे बल्कि वह लड़की, तो इसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वाज आया है वाज वर्ब में से। नॉट ओनली दे बट ऑल्सो शी वाज इन डायलेमा, न केवल वो लोग बल्कि वह लड़की भी डायलेमा की स्थिति में थी। डायलेमा मतलब विभ्रांति की स्थिति में थी कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, ऊहापोह की स्थिति में थी। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं भाई। हमारा अगला नियम है कि जब वाक्य में एज वेल एज, इन एडिशन टू, टुगेदर विद, बिसाइड, यदि ये वाक्य में आए तो वर्ब जो है, जो वर्ब लगेगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, इस यानी कि जब किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट हो, कितने सब्जेक्ट हो? दो हो, और यदि वे एज वेल एज, इन एडिशन टू, टुगेदर विद और बिसाइड से जुड़े हो, तो जो वर्ब आएगी वह क्रम के अनुसार पहले वाले कर्ता के अनुसार होगी। कौन से कर्ता के अनुसार होगी? पहले वाले कर्ता के अनुसार। इनका हिंदी अर्थ होता है एज वेल एज यानी उतना ही, इन एडिशन टू यानी के अतिरिक्त, टुगेदर यानी टुगेदर विद यानी साथ साथ, और बिसाइड यानी के अतिरिक्त। ठीक है ना। तो उदाहरण देखिए, द हाउस
विद ऑल इट्स बिलोंगिंग्स, विद ऑल इट्स बिलोंगिंग्स, घर इसमें जितना भी सामान था उसके साथ, वॉज सोल्ड यानी बेच दिया गया, घर इसके सामान के साथ बेच दिए गए। क्या यह वाक्य बोलने में सही है? जी बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे बोले कि घर जो था उसमें जितना भी सामान था उसके साथ में क्या कर दिया गया? बेच दिया गया या नीलाम कर दिया गया। तो घर यहां पे जो है इसको ही यहां पे पॉइंट आउट किया जा रहा है, इस पर सेंट्रल है, इस पर सेंटर किया जा रहा है। तो यहां पे आने वाली वर्ब कौन सी हो गई है? सिंगुलर हो गई है। ठीक है, इसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं हम, और उदाहरण देखते हैं। भाई देखिए, द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति या यूं कहें कि अध्यक्ष, एज वेल एज ठीक वैसे ही द मेंबर्स यानी सदस्य। तो द प्रेसिडेंट एज वेल एज द मेंबर्स हैज कम यानी आ चुका है। तो क्या यह वाक्य अभी ठीक लग रहा है? जी नहीं। लेकिन नियम क्या कहता है? नियम यह कहता है कि जब किसी वाक्य में एज वेल एज, इन एडिशन टू, टुगेदर विद और बिसाइड अगर ये किसी वाक्य में आते हैं तो जो वर्ब खालिस्तान में भरी जाने वाली है वह पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, यहां पर पहले वाला सब्जेक्ट द प्रेसिडेंट है, यहां पहले वाला सब्जेक्ट 4 क्वेश्चंस है, यहां पहले वाला सब्जेक्ट शी है। तो देखिए प्रेसिडेंट एक वचन है, इसलिए यहां पे वर्ब कौन सी आ गई है? एक वचन। इसका हिंदी अनुवाद करेंगे द प्रेसिडेंट एज वेल एज द मेंबर्स हैज कम। जो सदस्य हैं उसके साथ साथ अध्यक्ष भी आ चुका है। 4 क्वेश्चंस इन एडिशन टू द फर्स्ट, पहले वाले के अतिरिक्त 4 सवाल या 4 क्वेश्चन जो हैं हैव टू बी आंसर्ड, उनका जवाब दिया जाना है। न केवल पहले वाला बल्कि उसके अलावा 4 और क्वेश्चन हैं जिनका जवाब दिया जाना है। तो इसका मतलब हैव यहां पे प्लूरल, क्योंकि ये बहुवचन करता है तो यहां पर ये भी बहुवचन करता है। शी टुगेदर विद ऑल पुपिल्स यानी कि वह अपने सभी सदस्यों के साथ वाज रिवार्डेड यानी इनाम दी जाएगी या उसे पारितोषिक दिया जाएगा। सॉरी, मैं थोड़ा पानी ले लेता हूं। नेक्स्ट रूल है भाई अदर। अदर के साथ में जो क्रिया लगती है वह बहुवचन क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? बहुवचन। लेकिन अनोदर के साथ में जो वर्ब लगेगी वह सिंगुलर होगी। देखो कितना इंटरेस्टिंग रूल है कि जब वाक्य में अदर लिखा हुआ हो तो उसके साथ में बहुवचन क्रिया, और जब वाक्य में अनोदर लिखा हुआ हो तो क्रिया कौन सी? एक वचन क्रिया। उदाहरण देखिए, जैसे देयर आर सो मनी अदर, जब अदर आ गया तो वर्ब कौन सी लगेगी? बहुवचन लगेगी। कौन सी क्रिया लगेगी? बहुवचन। तो देखिए देयर आर सो मनी अदर स्टेडियम्स, वहां पर बहुत सारे दूसरे स्टेडियम्स हैं, ये बहुवचन। इन डेली यानी डेली के अंदर, इसलिए यहां पे वर्ब कौन सी आई है? आर आई है। इसी प्रकार से देयर इज अनोदर, अनोदर आ गया तो इसके साथ में वर्ब कौन सी आएगी? इज, एक वचन। देयर इज अनोदर प्लेग्राउंड इन मेहरौली, कि मेहरौली के अंदर एक और खेल का मैदान है। अपने आप ही भावार्थ सबसे बड़ा रोल होता है किसी भाषा को सीखने में, उसके अनुवाद का, उसके भावार्थ का। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको यहीं पे करना है। इट इज अनोदर, ये अनोदर है, इसके साथ में इज सिंगुलर वर्ब। इट इज अनोदर सेंचुरी फॉर सूर्य, सूर्य कुमार यादव के लिए एक और शतक यहां पे ये है। तो यहां पे अनोदर के साथ में वर्ब कौन सी लगी है? सिंगुलर या एक वचन लगी है। इसके बाद में देखते हैं भाई नेक्स्ट रूल है द पुअर, द रिच, द यंग, द डिसेबल्ड, द इंग्लिश, द फ्रेंच। ये सभी क्या होते हैं? पूरी जाति का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? पूरी जाति का बोध कराते हैं, यानी कि कॉमन नाउन का रूप होते हैं। द पुअर यानी गरीब लोग, द रिच यानी अमीर लोग, द यंग यानी युवा पीढ़ी, द डिसेबल्ड यानी असहाय लोग, द इंग्लिश यानी अंग्रेज लोग, द फ्रेंच यानी फ्रांस के लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे मालूम होता है कि एक जाति का, पूरी जाति का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, तो इससे संपूर्ण जाति का बोध होता है। तो इनके साथ में अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ हो द यंग, द रिच, द पुअर, द फ्रेंच, द इंग्लिश, द डच, तो उनके साथ में वर्ब कौन सी लगेगी? बहुवचन क्रिया लगेगी। कौन सी क्रिया लगेगी? बहुवचन क्रिया लगेगी। उदाहरण देखिए, उदाहरण देखते हैं। द पुअर, इसका मतलब बहुवचन क्रिया, द रिच बहुवचन क्रिया, द इंग्लिश बहुवचन क्रिया, द डिसेबल्ड, इन सभी के साथ बहुवचन क्रिया।
द पुअर आर, ये बहुवचन क्रिया है, आर आर आर, इनको अब हिंदी अनुवाद के रूप में ले लेते हैं। द पुअर आर ट्रस्टवर्थी, कि जो गरीब लोग होते हैं उनका विश्वास किया जा सकता है। द रिच आर जनरली प्राउडफुल, कि जो अमीर लोग होते हैं वो सामान्यतः बहुत ही प्राउडी होते हैं, बहुत ही गर्वीले होते हैं, यानी कि उनमें अहंकार होता है। द इंग्लिश आर नॉट काइंड, अंग्रेज लोग होते हैं वो उदार नहीं होते हैं या उदारवादी नहीं होते हैं। द डिसेबल्ड आर टू बी रिस्पेक्टेड, जो असहाय या जो दिव्यांग होते हैं, यहाँ पर हम उनको दिव्यांग कह सकते हैं, दिव्यांगों का सम्मान किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इन चारों ही वाक्यों के हिंदी भावार्थ में भी हमें बहुवचन होने का मालूम होता है। नेक्स्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट्स, एकवचन कर्ताओं एंड से जुड़कर, जब एकवचन कर्ताओं को एंड से जोड़ दिया जाए तो उनके साथ में वर्ब कैसी होगी, बहुवचन। जैसे मैं कहूं राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स, राम और श्याम दो जने हो गए, राम भी एकवचन है, श्याम भी एकवचन है, लेकिन दोनों को किससे जोड़ा है, एंड से। तो आने वाली वर्ब देखो मैंने क्या लिखी है, राम एंड श्याम आर हैं माई फ्रेंड्स, यानी मेरे मित्र, तो बहुवचन हो गया ना। तो जब दो एकवचन कर्ता एंड से जुड़ जाएं तो उसके साथ में आने वाली वर्ब कैसी होगी, बहुवचन होगी। जैसे ही एंड शी आर प्लेइंग फॉर इंडिया, वह और वह, कोई लड़का और लड़की हैं दोनों अलग अलग, वह और वह भारत के लिए खेल रहे हैं। इसी प्रकार से राम एंड मोहन आर ज्वाइनिंग इंडियन टीम, राम और मोहन भारतीय टीम में शामिल हो रहे हैं, आर ज्वाइनिंग यानी शामिल हो रहे हैं, तो बहुवचन का बोध होता है एंड से। नेक्स्ट रूल है भाई हेयर, यदि किसी सेंटेंस में केवल हेयर लिखा हो तो वहां पर एकवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। कौन सी क्रिया आएगी, हेयर के साथ में एकवचन क्रिया आएगी, हेयर के साथ में एकवचन क्रिया आएगी। परंतु हेयर की जब गिनती की जाए, हेयर यानी बाल होता है, और केवल जब बाल किसी सेंटेंस में लिखा हो तो एकवचन का, वहां पर एकवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे, वह एकवचन संज्ञा होती है। लेकिन जब हेयर की गिनती की जाए 1 2 3 4 5 10 100, तो वहां पर जो वर्ब आएगी वो कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब, यानी कि बहुवचन क्रिया लगेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूं, ये ही नहीं है, हर हेयर इज ब्राउन, उसका बाल कैसा है, भूरा है। तो आप कहेंगे सर उसके बाल भूरे हैं, ऐसा सही है? नहीं, आपको नियमानुसार ध्यान रखना है कि जब किसी सेंटेंस में हेयर लिखा हुआ है, हेयर का मतलब है बाल, है ना, तो वह एकवचन का प्रतिनिधित्व करता है। तो वहां पर हर हेयर इज ब्राउन, उसका बाल कैसा है, भूरा है। नेक्स्ट रूल देखते हैं भाई, इसी का एक एग्जांपल हो रहा है हेयर वाले का। 5 हेयर्स, केवल हर हेयर लिखा हुआ था या हिज हेयर लिखा हुआ था तो एकवचन का बोध होता था, लेकिन अब लिखा हुआ है 5 हेयर्स, इसका मतलब 5 बाल। कितने बाल, 5 बाल। हर हेयर्स 5 बाल ऑफ माई बफेलो, मेरी भैंस के, आर ग्रीन यानी कैसे हैं, हरे हैं। तो 5 यहां पर देखिए, इसलिए यहां पे वर्ब कैसी आई है, बहुवचन वर्ब आई है। नेक्स्ट रूल है मोस्ट ऑफ प्लस काउंटेबल नाउन, यदि किसी वाक्य में, ध्यान से सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, मोस्ट ऑफ के साथ में जब कोई गणनीय संज्ञा हो, कैसी संज्ञा हो, गणनीय संज्ञा, काउंटेबल नाउन हो, मोस्ट ऑफ के साथ में जब कोई काउंटेबल नाउन हो तो वर्ब उसके साथ में कैसी लगेगी, गणनीय संज्ञा के साथ, बहुवचन। लेकिन यदि मोस्ट ऑफ के साथ में अगर संज्ञा अगणनीय हो, यदि मोस्ट ऑफ के साथ में कोई अगणनीय संज्ञा लग जाए तो वर्ब वहां पे एकवचन आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे मैं कहूं मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं इसलिए बहुवचन क्रिया आएगी। और कहूं मोस्ट ऑफ द मिल्क, मिल्क दूध है तो अगणनीय है जिसको नहीं गिन सकते, इसलिए यहां पे वर्ब कैसी आएगी, एकवचन क्रिया आएगी। तो पढ़ते हैं उदाहरण, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स, अधिकांश व्यक्ति, तो पर्सन्स को गिन सकते हैं इसलिए हम बहुवचन क्रिया का प्रयोग सही है। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर डिसऑनेस्ट, कि अधिकांश जो व्यक्ति होते हैं वे बेईमान होते हैं, डिसऑनेस्ट होते हैं। इसी प्रकार से मोस्ट ऑफ द एप्पल्स, अधिकांश सेव, एप्पल्स को गिन सकते हैं, आर रूटन यानी सड़े हुए हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल है मोस्ट ऑफ द व्हीट, अधिकांश जो गेहूं है वह कंडेम यानी बेकार था, कंडेम यानी बेकार था। अधिकांश जो गेहूं था उस बारदाने में या उस वेयर हाउस स्टोरेज में वह बेकार था। मोस्ट ऑफ द वाटर, अधिकांश पानी वाज पॉल्यूटेड यानी प्रदूषित था।
कि अधिकांश जो पानी था वहां पे वह प्रदूषित था। तो इस प्रकार से इन दो ऊपर वाले उदाहरणों में ये काउंटेबल गणनीय संज्ञा ही थी, लेकिन वीट और जो वाटर है वह अगणनीय संज्ञा है, इसलिए इसके साथ में हमने एकवचन क्रिया का प्रयोग किया है। नेक्स्ट रूल है भाई हमारा, वह है फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइज, नॉलेज, बिहेवियर, ट्रैफिक, वर्क, वेदर, म्यूजिक, सेंस और लगेज, ये सब अगणनीय संज्ञाएं होती हैं। कैसी संज्ञाएं होती हैं? अगणनीय संज्ञाएं। फर्नीचर, फर्नीचर को आप गिन सकते हैं क्या? ये अगणनीय है। इंफॉर्मेशन, सूचना, सूचना को नहीं गिना जा सकता। एडवाइस, सलाह को नहीं गिना जा सकता। नॉलेज, ज्ञान को नहीं गिना जा सकता। बिहेवियर, ज्ञान। ट्रैफिक, बिहेवियर, व्यवहार। ट्रैफिक, यातायात। वर्क, काम। वेदर, मौसम। म्यूजिक, संगीत। सेंस, बोध। लगेज, सामान। ये सब जो चीजें हैं ये अगणनीय संज्ञाएं होती हैं। कैसी संज्ञाएं होती हैं? अगणनीय। और इनके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है कभी भी। ये तो एक सामान्य बात बताई जा रही है कि इनके पहले ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यदि ये किसी वाक्य में इस तरीके से इनमें से कोई सी भी एक आए तो वर्ब का प्रयोग जब करना होगा तो जो वर्ब इनके साथ लगेगी, फर्नीचर, म्यूजिक, बिहेवियर, ट्रैफिक आदि सबके साथ, वह एक वचन संज्ञा होगी। कैसी संज्ञा? एक वचन क्रिया होगी। कैसी क्रिया होगी? एक वचन। जैसे वर्क यानी कि कार्य, कार्य है जो इनमें से है, वो बिहेवियर है, यहाँ पे नॉलेज है, यहाँ वेदर है या लैंडस्केप है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। तो इन सभी के साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए? एक वचन आनी चाहिए। जैसे वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। हर बिहेवियर वाज नॉट प्रॉपर, उसका व्यवहार सही नहीं था। नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। वेदर इज नॉट गुड टुडे, आज मौसम सही नहीं है। द लैंडस्केप ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, कश्मीर की जो लैंडस्केप है वह सुंदर है। द इंफॉर्मेशन वाज गुड आफ्टर द कोलिजन, उस भिड़ंत के बाद में सूचना सही थी। इसका मतलब इन सब के साथ में सिंगुलर वर्ब एक वचन क्रियाओं का प्रयोग होना है, जो यहां पर आपके सामने किया गया है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा रूल है 21, जो रूल है इसका वह है कि अंग्रेजी में एज फॉलोज ही सही होता है। यदि किसी सेंटेंस में एज फॉलोज लिखा है तो वह सही माना जाता है, और वहां पर एक वचन संज्ञा की यदि पुनरावृत्ति हो एज फॉलोज के साथ तो आने वाली वर्ब कैसी होगी? एक वचन क्रिया होगी। कैसी क्रिया होगी भाई? एक वचन क्रिया होगी। जैसे द डिटेल्स यानी कि विवरण, आर एज फॉलोज यानी अनुसरण करते हैं। द डिटेल्स आर एज फॉलोज, जैसा बताया गया है या ये कहा जा सकता है विवरण इस प्रकार से है, तो इसका जो अनुवाद होगा वह सिंगुलर होगा। द डिटेल्स आर एज फॉलोज, विवरण इस प्रकार है। इसी प्रकार से मैन आफ्टर मैन, आदमी के बाद आदमी, वॉज कमिंग देयर यानी वहां आ रहा था। आफ्टर एज फॉलोज यानी बाद में, आफ्टर यानी बाद में, इस प्रकार से। शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग ऑन द हार्बर, जहाज के बाद दूसरा जहाज किस पे आ रहा है? बंदरगाह पे आ रहा है। तो इन वाक्यों में एज फॉलोज का मतलब होता है अनुसरण करना या नीचे दिया जाना या पीछा करना। वहां पर सिंगुलर अर्थ निकलेगा। कैसा अर्थ निकलेगा? एक वचन जैसा अर्थ निकलता है। नेक्स्ट रूल है भाई सीजर्स, कैंची, पैंट्स, ट्राउजर्स, बाइनोकुलर्स, स्पेक्स, ब्रीचेज, ग्लासेस और गॉगल्स, इन सभी के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ये आपको नियम याद रखने हैं, इनमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई समझने की चीज की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है। इनमें आपको सिर्फ ध्यान रखना है, जैसे सीजर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, बाइनोकुलर्स, स्पेक्स, ब्रीचेस, ग्लासेस और गूगल्स। अगर ये किसी सेंटेंस में आए तो आने वाली जो वर्ब होगी वह बहुवचन होगी। कैसी क्रिया होगी? बहुवचन क्रिया होगी। अब आप देख सकते हैं द सीजर्स लिखा हुआ है, आने वाली क्रिया बहुवचन है आर। हर स्पेक्स लिखा हुआ है, आने वाली क्रिया बहुवचन है। द ग्लास ऑफ दिस बिल्डिंग, ये ग्लास है तो आने वाली वर्ब कौन सी है? बहुवचन है। ट्राउजर्स है तो आने वाली वर्ब कौन सी है? बहुवचन है। इनके हिंदी अनुवाद देख लीजिए। द सीजर्स आर ब्लंट, कि जो कैंची है वह भोटी हो गई है। हर स्पेक्स आर ब्यूटीफुल,
उसके जो चश्मे हैं वो सुंदर हैं। द ग्लास ऑफ दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के जो ग्लासेस हैं वर ब्रोकन, यानी तोड़ दिए गए थे। योर ट्राउजर्स आर नॉट वर्थी, आपके ट्राउजर्स सही नहीं हैं। तो इन सभी के साथ में बहुवचन क्रिया का प्रयोग हुआ है। परंतु लेकिन यहां पे एक अपवाद भी है इस नियम का। अगर कोई वाक्य में ऐसे लिखा हो ए पेयर ऑफ सीजर्स, कि कैंची का एक जोड़ा, इसका मतलब देखो बोलने में ही पता चल रहा है कि एक वचन हो गया, लेकिन सीजर्स और स्पेक्स के साथ इस तरीके से यदि कोई फ्रेज या वाक्यांश लिखा हो, ए पेयर ऑफ सीजर्स इज रिक्वायर्ड, कैंची का एक जोड़े की जरूरत है। ए बंच ऑफ स्पेक्स, यानी कि चश्मों का एक गुच्छा या एक समूह, वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी बांटा गया। ठीक है ना। तो यहां पे आने वाली वर्ब कैसी हो गई, दोनों में, इन वाक्यांशों में एक वचन हो गई है। नेक्स्ट रूल है भाई, जब कोई इंफिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंफिनेटिव क्या होता है, जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हो किसी सेंटेंस में। जीरंड, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो और वह किसी वाक्य में सब्जेक्ट का काम करे। ठीक है ना। जब इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किसी वाक्य में हो तो इनके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे स्विमिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये यहां पे सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से टू स्विम, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इंफिनेटिव है। ये क्या है, इंफिनेटिव है। इसी प्रकार से है हाउ टू राइट, हाउ टू राइट, यहां पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इंफिनेटिव है। और खास बात यह है कि ये नियमानुसार यहां जीरंड, यहां इंफिनेटिव और यहां पर भी इंफिनेटिव, ये सभी सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। ये सारे के सारे किसका काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट या क्रिया का काम कर रहे हैं। और जब ये सब सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो आने वाली वर्ब इनके साथ में सिंगुलर होनी चाहिए, जो कि यहां पे आपके सामने प्रत्यक्ष में दिखाई दे रही है। जैसे स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, कि तैरना एक अच्छा अभ्यास होता है। तैरना क्या होता है, एक अच्छा अभ्यास होता है। इसी प्रकार से टू स्विम इज गुड फॉर अस, कि तैरना हमारे लिए अच्छा होता है। हाउ टू राइट इज वेरी थॉटफुल, कैसे लिखा जाए ये बहुत विचारणीय बात है। तो इन तीनों ही हिंदी वाक्यों को जब मैंने बोला है कि तैरना एक अच्छा अभ्यास है, एक वचन अपने आप मालूम होता है। टू स्विम इज गुड फॉर अस, तैरना हमारे लिए अच्छा होता है। हाउ टू राइट इज वेरी थॉटफुल, कैसे लिखा जाए ये बात बहुत विचारणीय है। इन तीनों ही वाक्यों के अंदर हमें सिंगुलर या एक वचन होने का बोध होता है। नेक्स्ट है मोर देन के साथ में यदि वन लगा हो और मोर के साथ में नाउन्स लगे हों तो ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे। अगर मोर देन के साथ वन लगा है, मोर देन वन, तो वहां पर आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। और अगर ऐसा लिखा हो मोर प्लस नाउन्स, मोर प्लस बहुवचन संज्ञा लिखी हो तो आने वाली वर्ब बहुवचन होगी। ये याद रखने की चीज है। इसके उदाहरण देख लीजिए, जैसे मोर देन वन वाज अवार्डेड, एक से ज्यादा को क्या किया गया था, वाज अवार्डेड, यानी इनाम दिया गया था। मोर देन वन वाज अवार्डेड, एक से ज्यादा को इनाम दिया गया। ठीक है ना। इसी प्रकार से मोर देन वन प्रोफेसर, ये सिंगुलर है। और मोर देन वन और मोर देन वन है तो इन दोनों ही वाक्यों में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है। मोर देन वन वाज अवार्डेड, मोर देन वन प्रोफेसर वाज रेडी, एक से ज्यादा प्रोफेसर तैयार था। मोर नॉवेल्स, लेकिन मोर के साथ में देखो ये प्लूरल लगी हुई है, बहुवचन संज्ञा है। नॉवेल्स, नॉवेल का मतलब एक उपन्यास और नॉवेल्स यानी बहुत सारे उपन्यास। मोर गर्ल्स, गर्ल्स यहाँ पे प्लूरल है, बहुवचन है, तो ये भी क्या हो गया, प्लूरल, बहुवचन हो गया। तो ये भी किसको बताता है, बहुवचन संज्ञा को। तो मोर प्लस प्लूरल, मोर प्लस प्लूरल, तो इसमें बाद में आने वाली जहां वर्ब भरी जाएगी वो बहुवचन है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है हैव, मोर प्लस, यहां पे कौन सी वर्ब थी, कौन सी संज्ञा थी, प्लूरल। इसी प्रकार से वर है तो यहां भी मोर के बाद में कैसी संज्ञा थी, प्लूरल। इन दोनों के हिंदी अनुवाद देखते हैं। मोर नॉवेल्स देन वन हैव बीन इश्यूड बाय द लाइब्रेरियन, कि पुस्तकालय अध्यक्ष के द्वारा एक से ज्यादा उपन्यास दिए गए हैं। हिंदी अनुवाद बिल्कुल करेक्ट है। मोर गर्ल्स देन वन वर प्रेजेंट इन द पार्टी, दावत में एक से ज्यादा लड़कियां उपस्थित थी। तो इन सभी के हिंदी भावार्थ सही हैं। वस्तुतः पता चलता है कि मोर देन के साथ जब वन हुआ तो सिंगुलर एक वचन क्रिया, और मोर प्लस नाउन्स हो गया तो वर्ब कौन सी लग गई, बहुवचन वर्ब या बहुवचन क्रिया का प्रयोग हमने किया है।
अगला हमारा नियम है भाई, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। यदि किसी सेंटेंस में यह स्ट्रक्चर हो कि एक संज्ञा आई हो, उसके बाद में एक प्रीपोजिशन लगा हो, और फिर यदि कोई संज्ञा हो या संज्ञा का प्रतिनिधित्व आपको दिखाई दे, यानी कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, अगर ऐसा हो तो वहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, जो आने वाली वर्ब होगी आने वाली वर्ब जो होगी वह वहां पर नियमानुसार लगाई जाएगी। एक वचन भी हो सकती है और किसी स्थिति में बहुवचन भी हो सकती है। जैसे उदाहरण स्वरूप देखते हैं, द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, ये दीज देखो, दीज यहां पे क्या है भाई, दीज यहां पे बताया जा रहा है, दीज प्रोडक्ट्स यहां पे एक नाउन है, ऑफ यहां प्रीपोजिशन है और द क्वालिटी यहां पे नाउन का रूप है। द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, कि इन उत्पादों की जो गुणवत्ता है, इज वेरी वेल यानी बहुत अच्छी है। हिंदी अनुवाद से पता करिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि नियम अगर आपको सतही रूप से भी याद है, अगर आपको प्रॉपर वे में क्लियरली याद नहीं है, तो भी आपको बेनिफिट हो सकता है यदि आपको हिंदी अनुवाद करने की शैली का मालूम है। द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, कि इन उत्पादों की जो गुणवत्ता है वह बहुत अच्छी है। फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम ऑल नाटो कंट्रीज, कि सभी नाटो देशों से जो फाइनेंशियल हेल्प यानी कि वित्तीय सहायता वाज रिसीव्ड यानी प्राप्त हुई थी इन यूक्रेन, यानी यूक्रेन को, या यूक्रेन में सभी नाटो देशों से वित्तीय सहायता प्राप्त की गई। एक वचन का प्रतिबोध यहां पे होता है, इकोनॉमिक ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, कि भारत और चाइना के बीच में जो आर्थिक व्यापार है, इज डिक्रीजिंग इन 2023, 2023 में वह घट रहा है। कि भारत और चीन के बीच में जो इकोनॉमिक ट्रेड है, जो आर्थिक व्यापार है, वह घट रहा है। तो यहां पे सिंगुलर का बोध होता है। सिंगुलर का क्यों? इकोनॉमिक ट्रेड जो है, इकोनॉमिक ट्रेड ये सिंगुलर को बोध कराती है, ये सिंगुलर के बारे में बताती है। इसी प्रकार से द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस गार्डन, देखो यहां पर क्या है कि इसको डेफिनेट किया गया है कि इस बगीचे की जो खुशबू है, द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस गार्डन, इस बगीचे की खुशबू, इसका मतलब एक वचन हो गई, इज टेम्पटिंग एवरीवन, किसी को भी आकर्षित कर रही है, लालायित कर रही है। इसी प्रकार से यूर आइडियाज, ये बहुवचन हो गया अपने आप ही, आपके विचार, तुम्हारे विचार, बहुत सारे विचार। योर आइडियाज ऑन पैट्रियटिज्म, आपके देशभक्ति पर जो विचार हैं, आर वेलकम्ड यानी स्वागत योग्य हैं, उनका स्वागत किया जाएगा। तो उपर्युक्त सभी उदाहरणों में, दिए गए उदाहरणों में हमें यह सहज रूप से मालूम होता है कि भावार्थी या हिंदी अनुवाद के अनुसार क्रिया का प्रयोग यहां पर समीचीन सही है। नेक्स्ट रूल है भाई, द नंबर ऑफ प्लस नाउन। यदि किसी वाक्य में द नंबर ऑफ लिखा हो, उसके बाद में नाउन हो कोई, तो वहां पर तो एक वचन क्रिया का प्रयोग होगा। और यदि किसी वाक्य में ए नंबर ऑफ से शुरुआत हो, या कहीं पे ए नंबर ऑफ लिखा और उसके बाद में कोई संज्ञा हो, तो जो वर्ब आएगी वो बहुवचन होगी। ध्यान रखने की है। देखो, द नंबर ऑफ लिखा होगा जब तो एक वचन, और जब ए नंबर ऑफ लिखा होगा तो बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये इसमें से आया है, तो एक वचन क्रिया का प्रयोग कर दो। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड यानी चुनाव किया, इंग्लिश यानी इंग्लिश में, इन सिविल सर्विसेज इज स्मॉल यानी छोटा है या कम है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड इंग्लिश इन सिविल सर्विसेज, कि नागरिक सेवा परीक्षाओं में या सिविल सर्विसेज में अंग्रेजी को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या, द नंबर यानी संख्या, ये देखो द नंबर, ये एक वचन का बोध कराती है, डेफिनेट बता रही है, एक निश्चित संख्या है ना। द नंबर यानी संख्या, वह संख्या। तो अंग्रेजी का चुनाव करने वाले सिविल सर्विसेज में विद्यार्थियों की जो संख्या है वह बहुत कम है, जो इंग्लिश लिटरेचर लेके मेंस लिखते हैं। इसी प्रकार से ए नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, अंग्रेजी की किताबें, ये बहुवचन है, तो आने वाली क्रिया भी अपने आप इसके साथ क्या हो जाएगी, बहुवचन। जैसे यहाँ आर लगा हुआ है, ए नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, एक बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकालय में किताबें उपलब्ध हैं या अंग्रेजी की किताबें उपलब्ध हैं। इसका मतलब है बहुवचन का बोध। नेक्स्ट है, देयर वर ए नंबर ऑफ टूरिस्ट्स,
देयर वर यानी वहां पर थे, ये बहुवचन क्रिया है। ए नंबर ऑफ टूरिस्ट, बड़ी भारी संख्या में पर्यटक, अपने आप ही बोध होता है कि बहुवचन है। देयर वर ए नंबर ऑफ टूरिस्ट वर वेटिंग इंतजार कर रहे थे, फॉर दियर टर्न, अपनी बारी का। तो बहुवचन का बोध होने पर हमने ए नंबर ऑफ प्लस नाउन के साथ प्लूरल वर्ब बहुवचन क्रिया, और ए द नंबर ऑफ प्लस नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब यानी कि एकवचन क्रिया का हमने प्रयोग किया है। नेक्स्ट रूल है भाई जो हमारा है, नथिंग बट जब किसी सेंटेंस में शुरू होता है, यदि किसी वाक्य की शुरुआत नथिंग बट से हो तो जो वर्ब होगी वह क्रिया वह एकवचन होगी। इसको याद रखना है, जब वाक्य नथिंग बट से शुरू हो तो वर्ब उसके साथ में सिंगुलर होगी। नथिंग बट गार्बेज, कुछ भी नहीं बल्कि गार्बेज यानी कचरा, वॉज सीन यानी देखा गया, ये सिंगुलर है। इसी प्रकार से नथिंग बट टावर्स इज सीन, कुछ भी नहीं बल्कि टावर दिखाई देता है। इसी प्रकार से नथिंग बट बॉयज, कुछ भी नहीं बल्कि लड़के जो थे वो देखा गया वहां पर, ठीक है ना। तो नथिंग बट से जब शुरुआत होता है तो हो सकता है कि बट के बाद में आने वाली जो नाउन हो वह सिंगुलर या प्लूरल भी हो, लेकिन नथिंग बट से जब शुरू हो रहा है तो नियमानुसार आने वाली जो वर्ब होगी वह सिंगुलर या एकवचन प्रयुक्त होगी। कैसी प्रयुक्त होगी? एकवचन प्रयुक्त होगी। नेक्स्ट रूल है भाई कि अंक गणितीय इकाई एंड से जुड़े होने पर, जब अंक गणितीय इकाई एंड से जुड़ी हो तो वर्ब वहां पर सिंगुलर होगी। कैसी होगी? सिंगुलर, एकवचन होगी, बहुवचन नहीं होगी। जैसे अंक गणितीय इकाई, जैसे मैं कहूं 2 और 2 मिलके 4 होता है, 5 and 5 is 10, 5 और 5 मिलके 10 होता है। 10 होते हैं ऐसा नहीं बोला जाएगा, उसका उच्चारण जो अंक गणित की इकाई में होगा वो इस तरीके से होगा, 2 and 2 is 4, 2 और 2 कितना होता है? 4 होता है। 5 and 5 is 10, 5 और 5 कितना होता है? 10। तो ये जो अंक गणितीय इकाई थी 2 and 2, 5 and 5, ये किससे जुड़े हुए थे? एंड से। तो नियमानुसार इसमें कौन सी वर्ब? सिंगुलर वर्ब। एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, समवन, इन सभी के साथ एकवचन क्रिया आती है। एवरीवन प्रत्येक, एवरीबडी प्रत्येक व्यक्ति, नोबडी कोई नहीं, समबडी कोई ना कोई, समवन कोई भी। और इनके साथ में सेंटेंस में, वाक्य में जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखा जाएगा तो एकवचन क्रिया देखने को मिलेगी। जैसे एवरीवन वाज रेडी टू डांस, कि हर आदमी डांस करने के लिए, नृत्य करने के लिए उत्सुक था या तैयार था। समवन इज वेटिंग फॉर यू, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, वह अनुवाद भावार्थ की है, उसको ज्यादा समझने पे आप फोकस करें, सहूलियत होगी। somebody is waiting for you, कोई आपका इंतजार कर रहा है। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, nobody was seen at the accident venue, कि जहां दुर्घटना घटी थी वहां पर कोई नहीं दिखाई दिया। nobody was seen, कोई नहीं दिखाई दिया। इसी प्रकार से somebody has preserved, किसी ने तो बचाया है this material, यानी सामान को for future, यानी फ्यूचर के लिए। कोई ना कोई तो इसे भविष्य के लिए बचा के रखेगा या बचा के रख चुका है। इसी प्रकार से अगला नियम है, कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके साथ में एज लगता है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जहां एज नहीं लगता है। जहां एज लगता है वो वर्ब होती हैं रिगार्ड, यानी सम्मान करना, डिस्क्राइब वर्णन करना, रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करना, पोर्ट्रे प्रतिबिंबित या चित्रित करना, डेपिक्ट चित्रण करना, मेंशन उल्लेख करना, डिफाइन परिभाषा देना, विवरण देना, ट्रीट व्यवहार करना। ये कुछ ही ऐसी वर्ब हैं, रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिप्रेजेंट, पोर्ट्रे, डेपिक्ट, मेंशन, डिफाइन और ट्रीट। इन सभी वर्ब्स के साथ में एज लगा होता है। क्या लगा होता है? एज। सॉरी, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ में एज नहीं लगता है, और ऐसी क्रियाएं होती हैं, नेम यानी नाम करना, कॉल यानी पुकारना, टर्म यानी उसको भाषागत नामकरण करना, थिंक यानी सोचना, कंसिडर यानी विचार करना, नॉमिनेट यानी नामांकित करना, और अपॉइंट यानी नियुक्त करना। तो कुछ वर्ब्स तो ऐसी होती हैं जिनके साथ में एज लगता है, कुछ ऐसी होती हैं जो नीचे लिखी हुई हैं जिनके साथ में एज नहीं लगता है। तो इनके उदाहरण देखिए, जैसे यहां पे है ही वॉज डिस्क्राइब्ड, ही यानी वह
ये सिंगुलर करता है तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। तो ही वॉज डिस्क्राइब्ड, उसका वर्णन किया गया। डिस्क्राइब ऐसी वर्ब है, ये जैसे यहां पे लिखी हुई है जिसके साथ में एज लगता है। क्या लगता है, एज। ही वॉज डिस्क्राइब्ड, उसका विवरण किया गया, वर्णन किया गया, बाय हिम यानी इसके द्वारा, सन, बाय हिज, यहां पर है बाय हिज सन, बाय हिज। ही वॉज डिस्क्राइब्ड बाय हिज सन एज द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन, उसका उसके पिता, उसके पुत्र के द्वारा सबसे सम्मानीय व्यक्ति के रूप में सम्मान किया गया। ठीक है ना, मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन। ही वॉज डिस्क्राइब्ड बाय हिज सन एज द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन। उसका डिस्क्राइब का मतलब होता है उल्लेख करना, उसका उसके बेटे के द्वारा सबसे सम्मानीय रूप में विवरण किया गया, उसके बारे में बखान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई हमारा, वह है दे पोर्ट्रेड, उन्होंने उसका चरित्र चित्रण किया, हिम यानी उसका, एज यानी ऐसे, ए टाइपिकल कंट्री फार्मर, एक विशिष्ट प्रकार का गांव का किसान जैसे हो। तो उन्होंने उसका क्या किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पोर्ट्रेड, चरित्र चित्रण इस प्रकार से किया मानो किसी गांव देहात का एक किसान हो। वी मस्ट ट्रीट, हमें अवश्य रूप से क्या करना चाहिए, ट्रीट। ट्रीट, ट्रीट का मतलब क्या है, व्यवहार करना, हिम यानी उसके साथ, एज अवर ओवन मेंबर, हमारे खुद के सदस्य जैसा। तो यहां पे हम पढ़ रहे हैं कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ में एज लगता है। ये भी नियम है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है कि हमें उसका ऐसे सम्मान व्यवहार करना चाहिए मानो वह हमारा खुद का सदस्य हो। इसके बाद में ये कुछ उसके अलग हैं जिनके साथ में एज नहीं लगता है, जैसे द चेयरमैन, यहां पे मैन है भाई, मैन गलत लिख दिया है इसने, लिखने वाले ने। द चेयरमैन नॉमिनेटेड, चेयरमैन ने नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड नॉमिनेट किया, मनोनीत किया, राठी यानी राठी को सेक्रेटरी ऑफ आरपीएससी, आरपीएससी का सचिव। तो यहां पे एज का प्रयोग नहीं हुआ है नॉमिनेट के साथ। नेक्स्ट है दे कॉल्ड, कॉल्ड के साथ भी एज नहीं लगेगा नियम अनुसार, थिंक के साथ भी नहीं लगेगा। दे कॉल्ड हिम ए बास्टर्ड, उन्होंने उसको दोगला कहा। आई थिंक हर, मैं उसको सोचता हूं, उस लड़की के बारे में, ए डेक्सटीरियस वुमन, कि वह बहुत परिश्रमी या अनुभवी महिला है। तो यहां पर भी एज का प्रयोग, इन उपरोक्त 3 उदाहरणों में एज का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि जहां वर्ब नॉमिनेट, कॉल्ड, थिंक ऐसी हो वहां पर एज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपके जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वह हमारा टॉपिक यहां पे पूरा हो गया है, और उम्मीद है मैंने इनको बहुत सरल भाषा के अंदर लिखा है जिससे आपको ये अच्छे समझ में आएंगे। इसके बाद में हम टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और जो हमारा सीक्वेंस ऑफ टेंस है, इन तीनों टॉपिक्स के आधार पर, आर्टिकल्स, इन सभी के आधार पर एक और बड़ी एक्सरसाइज हम लेके आएंगे जिसको हम सोल्व करने वाले हैं।